बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7, इंटरनेशनल बिजनेस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के हवाले से टॉपिक को स्टार्ट किया था। रीजनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक ब्लॉक्स भी आपको लिखा नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। लास्ट तक हमने इसको डिस्कस किया था कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने कस्टम यूनियंस के हवाले से पढ़ा, कॉमन मार्केट्स, इकोनॉमिक यूनियन के हवाले से पढ़ा, और लीडिंग इकोनॉमिक ब्लॉक्स पे भी हमने लास्ट टाइम बात की थी, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लॉक जो इस टाइम काम कर रहा है दैट इज़ यूरोपियन यूनियन। उसके बाद हमने बात की यूरोपियन यूनियन बेसिकली जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिल के जो है एक यूनियन बनाई हुई है जो कि इस टाइम जो है वो काम कर रही है। इसी तरह से आज हम एक और इकोनॉमिक ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से फ़ायदा क्या होता है, कि कंट्रीज़ इसमें इस ब्लॉक में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, इसका असल में फ़ायदा क्या है। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि नाफ्टा कहलाता है, ये भी एक बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है जो कि इस टाइम दुनिया में काम कर रहा है। इसी तरह नाफ्टा भी जो है वो भी इस टाइम एक बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है जो कि काम कर रहा है। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं? कनाडा इसमें आ जाता है, मेक्सिको आ जाता है, और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की 50 रियासतें इसमें आ जाती हैं। इन्होंने मिलकर एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाया हुआ है जिसको हम नाफ्टा कहते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इसको नाफ्टा कहते हैं। ये 1994 में बनाया गया था। ठीक है, और इसका भी वही मकसद था जो कि यूरोपियन यूनियन का मकसद था, कि सारी जो है वो स्टेट्स वगैरह ये कंट्रीज़ को इकट्ठा किया जाए, इकोनॉमीज़ जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनको इकट्ठा किया जाए। ठीक है, और जो है ट्रेड को ज़्यादा बूस्ट अप किया जाए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इन्होंने आपस में जो है टैरिफ्स को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि टैक्सेस को ख़त्म कर दिया, और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, उनको भी जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ताकि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपस में इजीली जो है वो ट्रेड कर सकें। मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वहाँ किए तो उनको ट्रेड में कोई मसला मसाइल ना हो, मेंबर कंट्रीज़ आपस में इजीली ट्रेड कर सकें, एक दूसरे को एक्सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे से इंपोर्ट कर सकें, और जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो ग्रो करे। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने जो है नाफ्टा ने आल्सो मतलब अपने ट्रेड रूल्स को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, यूनिफॉर्म जो उसके कस्टम प्रोसीजर्स थे, रेगुलेशंस थे, उनको दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से रूल्स हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री में जो है उस ब्लॉक के अंदर की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर एक अमेरिकन स्टेट दूसरी अमेरिकन स्टेट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ रूल्स हैं, उसकी जो राइट्स हैं उसको दिए जाते थे। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बाज़ औक़ात को बंदा कोई यूनिक चीज़ बना लेता है, ठीक है, जो कि कोई दूसरा नहीं बना सकता। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिज़ाइन किए गए, ताकि अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है इस तरह की तो उसको चुराया ना जा सके, उसका गलत इस्तेमाल, इलीगल तरीके से उसका यूज़ ना किया जा सके। टेक्निक किसी और की हो, ठीक है, दिमाग किसी और का लगा हो और उससे फ़ायदा कोई और उठाए, ये बेसिकली इस चीज़ को रोकने के लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है बैरियर्स को ख़त्म किया गया, रूल्स डिज़ाइन किए गए, और आपस में जो डिफरेंट डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाती थी स्टेट्स वगैरह की, उसके लिए भी नाफ्टा ने जो है वो डिफरेंट रूल्स वगैरह रेगुलेशंस बनाए, ताकि जो आपस की डिस्प्यूट्स हैं, आपस की जो सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, उनको बेहतर तरीके से जो है प्रोसीड किया जा सके। ठीक है, आइदर के इन्वेस्टमेंट के एरियाज़ की बात कर लें हम, या फिर अनफेयर प्राइसेस की बात कर लें, ठीक है, या लेबर इश्यूज़ की बात कर लें, ठीक है, या ओवरऑल हम इन्वायरमेंट की बात कर लें। ठीक है,
तमाम चीज़ों के हवाले से नाफ्टा ने जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिज़ाइन किए ताकि आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर एक अमेरिकन स्टेट जो है दूसरी अमेरिकन स्टेट में अगर चीज़ें भेज रही है तो वहाँ पे प्राइसेस जो है वो हाई करके भेज रही है, तो इन चीज़ों को ख़त्म किया गया। नाफ्टा का तो मकसद बेसिकली यही था ना कि मतलब डिफरेंट किस्म के टैरिफ्स को, टैक्सेस को और नॉन टैरिफ बैरियर्स को ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो अगर इनके बावजूद भी प्राइसेस ने हाई ही रहना था तो इसका मकसद तो ना पूरा हुआ। मतलब वो उसका तो मकसद ये था कि चीज़ जो है वो कम कॉस्ट पे आम लोगों तक पहुँचे, ठीक है। अगर चीज़ ने फिर भी बढ़ के ही पहुँचना था आम लोगों तक, फिर नाफ्टा का इतनी बड़ी यूनियन बनाने का और इतने कंट्रीज़ को साथ मिलाने का फ़ायदा तो ना हुआ। तो इस हवाले से रूल्स डिज़ाइन किए गए, अगर कोई अनफेयर प्राइसिंग कर रहा है तो उसके साथ सेटलमेंट की जाए, ठीक है। लेबर इश्यूज़ हैं, अगर लेबर की मूवमेंट के हवाले से इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व किया जाए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेबर मूव की जाए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो बैरियर्स को ख़त्म किया जाए, इजीली जो कंट्रीज़ हैं एक दूसरे के अंदर जो है अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाएं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से चीज़ों को आगे लेकर के चलें। कहता है सिंस द ब्लॉक inception, Canada and Mexico have become the most important export markets of the United States. जब से ये ब्लॉक बना है तो आपको पता है कि इसमें तीन कंट्रीज आ रहे हैं ना, कनाडा आ रहा है, अमेरिका आ रहा है और कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स आ रही है सारी की सारी। कहता है जब से ये बना है ना, जब से नाफ्टा बना है तो कनाडा और मेक्सिको जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट्स बन गई यूनाइटेड स्टेट्स की। यानी कि अमेरिकन जो रियासतें हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ से बहुत सारा माल जो है एक्सपोर्ट होता है, स्पेशली कनाडा को और मेक्सिको को, ठीक है, यहाँ एक्सपोर्ट होता है। उसकी वजह क्या है कि जब यही माल कनाडा के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, अमेरिका से तो एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन कनाडा वाले तो इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और मेक्सिको वाले भी इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अब नाफ्टा के अंदर रूल्स के अंदर आ रहे हैं वो, ठीक है। नाफ्टा के रूल्स को फॉलो करते हुए जब कनाडा में चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं अमेरिका से, या मेक्सिको में कनाडा से मेक्सिको में इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, अमेरिका से, तो यहाँ पे जो टैरिफ्स है, जो टैक्सेस है, जो कस्टम्स है, वो बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि नाफ्टा के रूल्स के अंदर यही था कि वहाँ टैरिफ्स को रिमूव कर दिया जाए। तो यहाँ के लोगों को जब चीज़ मिल रही है अमेरिका से इंपोर्ट हो के, वो तो बहुत सस्ती मिल रही है क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें जब लोगों को सस्ती मिली तो यहाँ पे लोगों की डिमांड्स बढ़ी हैं, ठीक है। और डिमांड्स बढ़ने की वजह से मज़ीद जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट की गई चीज़ें, और अमेरिका की मेजर जो एक्सपोर्ट है, यानी कि वो बता रहा है कि यहाँ मेजर जो एक्सपोर्ट है, यानी कि तकरीबन तकरीबन हम कह सकते हैं कि 33.3% जो है, यानी कि वन थर्ड जो है अमेरिकन एक्सपोर्ट्स का, वो मेक्सिको और कनाडा में जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोगों को चीज़ें सस्ती मिलती हैं और डिमांड्स बढ़ती हैं और दोबारा से फिर एक्सपोर्ट इन कंट्रीज़ में की जाती हैं, कि इसी वजह से कि ये नाफ्टा के अंदर आ रहे हैं। अगर नाफ्टा के अंदर ये ना आते तो यहाँ पे जब कनाडा में या फिर मेक्सिको में चीज़ें जब इंपोर्ट की जाती तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लोगों को पे करने पड़ते हैं। अब नाफ्टा के अंदर आने की वजह से इन चीज़ों पर लोगों को टैक्सेस वगैरह नहीं पे करने पड़ रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस जो है, ट्रेड बढ़ रही है और अमेरिका की वन थर्ड एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मेक्सिको और कनाडा में जा रही हैं। उसके बाद हम 1980s में बात करते हैं जी। मेक्सिकोस टैरिफ्स एवरेज 100%। 1980 की अगर हम बात करें कि मेक्सिको के जो टैरिफ्स थे, जो टैक्सेस वगैरह थे, वो तकरीबन 100% थे चीज़ों पे, एंड ग्रेजुअली डिक्रीज ओवर टाइम, इवेंचुअली डिसअपीयरिंग अंडर नाफ्टा। 100% टैरिफ्स का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ इंपोर्ट की जा रही है, अगर वो 100 रुपये की चीज़ है ना, तो 100 रुपया ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि वो 200 की होके मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 लाख की गाड़ी आप बाहर से मंगवा रहे हैं, तो 10 लाख की नहीं, वो आपको 100% टैक्स के बाद, यानी कि वो आपको जो है वो 20 लाख की डबल होके मिल रही है। लेकिन ये नाफ्टा के अंदर आने की वजह से इसने अपने जो है वो टैरिफ्स को ख़त्म कर दिया। तकरीबन जो है अब डिसअपीयर हो चुके हैं, वो रिड्यूस करते करते अब डिसअपीयर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं इसके टैक्सेस, ठीक है। और इसी वजह से जो है इनकी ट्रेडिंग जो है बढ़ी है। अमेरिका की बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एक्सपोर्ट होती हैं और वन थर्ड जो है वो पोर्शन ये अमेरिका का बन गए एक्सपोर्ट के हवाले से। इसके अलावा मेक्सिको इज़ नाउ द लैटिन अमेरिकाज वेल्थिएस्ट कंट्री इन द पर कैपिटा इनकम टर्म्स, ठीक है। मेक्सिको को उन्होंने जो डिक्लेयर कर दिया कि वो लैटिन अमेरिका का, ठीक है, कि एक वेल्थिएस्ट कंट्री, सबसे जो है वो अमीर कंट्री बन चुका है
दौलत वाला कंट्री बन चुका है और उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब पर कैपिटा इनकम से मुराद क्या होता है? पर कैपिटा इनकम से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल पूरे मुल्क में जो इनकम कमाई गई है, ठीक है, वो अगर जो है आप कह दें कि 1 लाख है, उस 1 लाख को आपने फर्ज कर लें, ठीक है, 1 लाख कमाया गया है, तो 1 लाख अगर टोटल पॉपुलेशन पे उस 1 लाख को डिवाइड करें, तो एक बंदे के हिस्से में जितनी इनकम आती है उसको हम पर कैपिटा इनकम्स कहते हैं। दोबारा से मैं डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल पूरे मुल्क में तमाम सेक्टर्स में से, ठीक है, जितनी इनकम कमाई गई है, जितना रेवेन्यू इकट्ठा किया गया, उस रेवेन्यू को इकट्ठा कर लें, या हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में 2019 में जो रेवेन्यूज़ थे, या फॉर एग्जांपल वो 1 बिलियन थे, ठीक है, 1 अरब कह लें, फॉर एग्जांपल 1 अरब डॉलर कह लें आप। तो 1 अरब डॉलर जो है, उसको अगर आप पाकिस्तान की आवाम जो 21 करोड़, 1 अरब डॉलर को अगर आप 21 करोड़ आवाम के ऊपर डिवाइड करें, तो एक बंदे के हिस्से में जितनी इनकम आती है उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, ठीक है। तो ये वही बात कर रहा है कि मैक्सिका जो है वो लैटिन अमेरिका के वेल्थिएस्ट कंट्री बन गया, और पर कैपिटा इनकम्स के हवाले से, यानी कि एक बंदे के हिस्से में के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वो ये वेल्थिएस्ट कंट्री कहलाता है, बाकी एज कम्पेयर टू कनाडा और दूसरी स्टेट्स के हवाले से। तो ये था जी नाफ्टा, ठीक है। आज जो है हमारा कैनेडियन डॉलर जो है वो तकरीबन 124.58 पाकिस्तानी रुपी है, ठीक है। पाकिस्तान का और अगर हम कनाडा का कंपैरिजन करें, तो कनाडा का जो है वो $1 पाकिस्तान के 124.58 जो है वो रुपीज़ के इक्वल है। और इसी तरह से अगर हम जो मेक्सिको है, मेक्सिको में चलता है पैसो, ठीक है। कनाडा में चलता है कैनेडियन डॉलर, और मेक्सिको में चलता है मैक्सिकन पैसो। मैक्सिकन पैसो जो है वो इक्वल है तकरीबन 7.99 पाकिस्तानी रुपी के, यानी कि अगर एक पैसो हो, एक मैक्सिकन पैसो हो, तो पाकिस्तान के 7.99 रुपए के इक्वल होता है। और अगर हम लास्ट डॉलर की बात करें, जो अमेरिकन डॉलर है, अमेरिकन डॉलर जो है वो आपका इस टाइम जो चल रहा है तकरीबन 160.08, यानी कि एक अमेरिकन डॉलर हो तो पाकिस्तान के 160.08 रुपए बनते हैं, ठीक है, इसके इक्वल है। तो ये डिफरेंट करेंसीज हैं नाफ्टा कंट्रीज़ के हवाले से, ठीक है, जो हमने डिस्कस की। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रेड्स मतलब हो रही हैं, और भी बहुत सारी यूनियंस हैं जो कि इस दुनिया में काम कर रही हैं। अगर हम 1990 की बात करें ना, 1990 में तकरीबन जो है दुनिया में कोई 50 यूनियंस थी इस तरह की, ठीक है। लेकिन आज अगर हम 2020 की बात करें, तो एक रिसर्च के मुताबिक इस टाइम दुनिया में 400 से ज़्यादा यूनियंस काम कर रही हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको दो बताई है ना, यूरोपियन यूनियन जो मोस्ट फेमस है, टॉप लेवल पे जो है, यूरोपियन यूनियन होगी, और अमेरिकन ये नाफ्टा होगी अमेरिका के हवाले से। इस टाइम दुनिया में तकरीबन 2020 के रिकॉर्ड में तकरीबन तकरीबन 400 से ज़्यादा यूनियंस काम कर रही हैं, ठीक है। और एक कंट्री जो है एक टाइम में एक से ज़्यादा यूनियंस में इन्वॉल्व है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कंट्री अगर एक यूनियन का हिस्सा है तो दूसरी का नहीं है। एक कंट्री डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट डेवलपमेंट लेवल्स पे एक कंट्री जो है, डिफरेंट डेवलपमेंट लेवल्स की हम बात कर रहे थे, इसमें एक कंट्री जो है एक लेवल पे या डिफरेंट डेवलपमेंट लेवल्स पे एक से ज़्यादा नेशंस में जो बनी हुई यूनियंस उनका हिस्सा है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान की हम बात कर सकते हैं, पाकिस्तान जो है सार्क का भी हिस्सा है, ठीक है। पाकिस्तान जो है ओआईसी का भी हिस्सा है, पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा का भी जो है मेंबर है। इस तरह से जो है बहुत सारी जो यूनियंस हैं उसमें पाकिस्तान का भी जो है वो एक हिस्सा है। तो इस टाइम दुनिया में तकरीबन 400 प्लस जो है ये काम कर रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं अदर इकोनॉमिक ब्लॉक्स की बात करते हैं, यहाँ पे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इंक्लूड्स है। इसके अलावा एक आपके पास मरकुसर है, मरकुसर ये भी एक आपकी जो है वो यूनियन टाइप है, ठीक है। ये जब बनी थी उसके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसके अलावा आपके पास एशियन के नाम से एसोसिएशन ऑफ साउदर्न एशियन नेशंस है, ठीक है। उसके बाद एपेक के नाम से है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। उसके बाद आपकी ये CER है, ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशन एग्रीमेंट है। उसके बाद आपके जो है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, GCC, ठीक है।
तो ये डिफरेंट यूनियंस हैं जो कि मतलब अदर देन यूरोपियन यूनियन और नाफ्टा है, ठीक है। फिर भी अभी भी ये मतलब थोड़ी है, इस टाइम तकरीबन जो है 400 प्लस में काम कर रही हैं, ठीक है, अगर आप इसको फर्दर स्टडी करें। लेकिन टॉप लेवल पे अगर हम बात करते हैं ना, टॉप लेवल पे, ठीक है, टॉप लेवल पे ये दो आती हैं, यूरोपियन यूनियन आती है और नाफ्टा आती हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ एंड इम्प्लीकेशन ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। ये जो हम रीजनल इंटीग्रेशन करते हैं, आया कि हमें इससे फ़ायदा क्या होता है, ये जो डिफरेंट कंट्रीज आपस में मिलकर एक यूनियन बना लेते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इनके फ़ायदे को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है जी, एक्सपैंड मार्केट साइज, ठीक है। मार्केट का साइज बन जाता है, मार्केट का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। अब मार्केट के साइज को आप कैसे डिफाइन करेंगे, मार्केट के साइज से मुराद क्या है जी, आप जिस मार्केट में चीज़ें प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं, उस मार्केट में ख़रीदार कितने हैं, बेचने वाले ख़रीदने वाले कितने हैं। ये जो बेचने ख़रीदने वाले लोग होते हैं ना, सप्लायर बायर होते हैं ना, यही मिलके मार्केट का साइज़ बनाते हैं। अब देखें बेल्जियम की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल उसने दी, बेल्जियम हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 10 मिलियन। बेल्जियम में जो पॉपुलेशन है वो 10 मिलियन है, ये तकरीबन 2015 के रिकॉर्ड के मुताबिक ऑलमोस्ट अब बढ़ गई होगी। तो बेल्जियम में जो है पॉपुलेशन 10 मिलियन, 10 मिलियन का मतलब क्या, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, वेल्दीएस्ट कंट्री है, ठीक है। लेकिन जब इसने मेंबरशिप हासिल की यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, तो इसको एक्सेस मिल गई 500 मिलियन यूरोपियन यूनियन बायर्स तक। यानी कि जब एक कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन के अंदर आ जाएगा, तो वो फिर जितने भी यूरोपियन यूनियन की, जैसे मैंने कंट्रीज पढ़े थे, इस टाइम यूरोपियन यूनियन में जो है वो तकरीबन 28 से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब वो जो बंदा जो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गया है, अब वो प्रोडक्ट्स जो सेल करेगा वो 28 से ज़्यादा कंट्रीज में जितनी पॉपुलेशन है, उन तमाम पॉपुलेशन को अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल करेगा। इस तरह से उसका जो मार्केट का साइज़ है वो बढ़ जाएगा। पहले वो सिर्फ अपने ही कंट्री के 10 मिलियन लोगों को सेल कर रहा था प्रोडक्ट, अब चूंकि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गया, लिहाजा यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं, उसमें जितनी भी पॉपुलेशन है, अब वो सारी की सारी उसकी मार्केट है, क्योंकि अब वो सारों को जो है इजीली ट्रेड, उनके साथ ट्रेड कर सकता है, उनको चीज़ें बेच सकता है, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गया। और यूरोपियन यूनियन को वो एक यूनिट ही लेते हैं, एक किस्म का, ठीक है, वो सारे मिलके काम करें, वहाँ जितनी पॉलिसीज बनती हैं वो सबके इंटरेस्ट को देखते हुए बनती हैं। अब जो जो भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, उसका मार्केट का साइज जो है वो बढ़ गया, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होती हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। इस तरह से एक तो रेवेन्यूज भी बढ़ते हैं और मार्केट का साइज भी बढ़ जाता है। एक तो ये फायदा। दूसरा बात करते हैं जी, अचीव स्केल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमीज एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से मुराद क्या होता है कि आप जो है देखें, अगर आप जो है 10 प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका खर्चा और है, अगर आप वही चीज़ें 100 बनाएंगे तो आपका खर्चा और होगा, 1000 बनाएंगे तो आपका खर्चा और होगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को अगर आप जहन में लाएं, ठीक है, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में इसको पढ़ा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को जहन में लाएं। जिस तरह से आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, तो पर यूनिट आने वाली कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मैं बेकरी की मिसाल देता हूँ, बेकरी पे आपका एक फज केक पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर बेकरी में जो है फज केक जो बनते हैं वो दिन के 10 बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसकी कॉस्ट आ गई 10 की हम कॉस्ट लगा लेते हैं, जो उनको पड़ रही है कॉस्ट कोई 5,000 लगा लेते हैं, 500 रुपया एक पे आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब अगर वही केक 10 की बजाय 100 बनाएंगे, ठीक है, तो क्या आप सोचते हैं कि तब भी जो है एक केक पे आने वाली कॉस्ट 500 ही होगी। अगर आप 100 को भी छोड़ें, अगर वो दिन के 1000 केक बनाएंगे, ठीक है, तो क्या तब भी एक पे केक पे आने वाली कॉस्ट है वो 500 ही होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, जिस तरह नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो एक यूनिट के ऊपर आने वाली जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। जारी बात है, जब 10 बना रहे थे तो एक यूनिट पे आने वाली कॉस्ट 500 थी, लेकिन जब आप 1000 बनाएंगे तो फिर एक यूनिट पे आने वाली कॉस्ट हो सकता है शायद 200 रुपये रह जाए, ठीक है। यानी कि कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी जिस तरह से आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें, अचीव स्केल इकोनॉमीज एंड इनहैंस प्रोडक्टिविटी। जब कंट्रीज को पता लग गया, जब बेल्जियम को पता लग गया कि भाई मैं तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हूँ, ठीक है, और अब मैंने जो प्रोडक्ट्स बनानी है सिर्फ मैंने अपने लोगों के लिए, यानी कि अपने 10 मिलियन लोगों के लिए नहीं बनानी,
अब जो मैंने प्रोडक्ट्स बनानी है वो 500 मिलियन लोगों को देखते हुए बनानी, क्योंकि अब मेरी जो मार्केट है वो 500 लोगों तक चली गई है, तो लिहाजा अब जो प्रोडक्शन होगी वो मेरी 500 लोगों को देखते हुए होगी। और इस तरह से जब वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, पहले वो 10,000 यूनिट्स बना रहा था, ठीक है, तो उसकी और कॉस्ट थी। अब वो 500 लोगों को 500 मिलियन लोगों को देखते वो 50,000 प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, 50,000 यूनिट्स बना रहा है। तो इस तरह से जो उसके एक यूनिट पे आने वाली जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से वो बल्क में रॉ मटेरियल खरीदेगा, बल्क में चीजें खरीदेगा, जिसकी वजह से उसको कम कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी। इसी चीज को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स पे भी इसका कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो ज़्यादा बनाते हैं, या बल्क में चीज़ों को ख़रीदते हैं और उसको फिर बाद में प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह हमारी पर यूनिट आने वाली जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और हम इसके ज़रिए से फिर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करते हैं। बिकनी तो वो एक खास प्राइस पे ही है, लेकिन आपकी जो उसको बनाने की कॉस्ट है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करते हैं और मिनिमम कॉस्ट आपको फेस करनी पड़ती है। इस ये सारा का सारा फ़ायदा किस वजह से हुआ? ये रीजनल इंटीग्रेशन की वजह से हुआ। जब एक कंट्री जो है एक यूनियन का हिस्सा बन गया, उसका हिस्सा बनने के बाद उसको ये बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है अट्रैक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक, ठीक है। अब जो लोग बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, लोग यार इतना काम कर रहे हैं, उनकी मार्केट्स इतनी इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है, उनके लिए एक बड़ी अट्रैक्शन है, उनके लिए दिलचस्पी का पॉइंट है, यार अगर हम लोग भी इसका हिस्सा होते तो हम लोग भी ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन है या जो नाफ्टा है, यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा आती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है, फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी है, अगर वो यूरोपियन यूनियन में अपनी को फैक्ट्री बना लेता है, वहाँ पे को अपना काम शुरू कर लेता है। अब उसको पता है कि अगर मैंने वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बना ली या अपना काम शुरू कर लिया, तो वहाँ फैक्ट्री होने के मतलब क्या है कि अब वहाँ वहाँ से फिर मैं तमाम जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उनको सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान में फैक्ट्री है, तो पाकिस्तान में अगर आप डिफरेंट यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को सेल करेंगे ना, तो सारे के सारे वो टैक्सेस के मामला से गुजर के वो कंज्यूमर तक पहुँचेगी। लेकिन अगर आप किसी यूरोपियन यूनियन कंट्री के अंदर आप फैक्ट्री लगा लेंगे, वहीं पे जाके अपना प्लांट लगा लेंगे, तो यूरोपियन यूनियन कंट्री के अंदर से अगर आप डिफरेंट कंट्रीज में सेल करेंगे ना, तो फिर आपको डिफरेंट टैक्सेस जो है, डिफरेंट टैरिफ्स जो है उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। ये फ़ायदा है। इस तरह से जो नाफ्टा वगैरह है, ये यूरोपियन यूनियन है, ये मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो इन्वेस्टर्स का एक बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है, ठीक है। इन्वेस्टर्स बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज बनाते हैं, यहाँ पे अपनी मिल्स वगैरह लगाते हैं, ताकि यहाँ यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने के बाद फिर ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनके अंदर अपनी जो है एक्सपोर्ट करें, और डिफरेंट जो है इनको मतलब कोई बैरियर्स हैं, कोई टैरिफ्स का वगैरह का सामना ना करना पड़े, ठीक है। जैसे कि इसने यहाँ मिसाल भी दी, कहते हैं मैनी नॉन यूरोपियन फर्म्स, ठीक है, जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल जनरल मिल्स की बात करते हैं हम, सैमसंग की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, इन्वेस्टेड हैविली इन द यूरोपियन यूनियन टू टेक एडवांटेज ऑफ यूरोप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। इन्होंने एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फ़ायदा हासिल करने के लिए अपने जो प्लांट्स वगैरह थे, अपनी जो फैक्ट्रीज वगैरह थी, वो यूरोप के अंदर लगाई। अब फैक्ट्रीज जब यूरोप में लग गई तो वहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, और फिर वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद डिफरेंट जो यूरोपियन कंट्रीज थे, ठीक है, जो यूनियन का हिस्सा थे, वहाँ इन्होंने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी बगैर टैक्सेस के, ठीक है। तो इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, वहाँ पे सेल्स बढ़ी और उन्होंने ज़्यादा फ़ायदा कमाया। अगर ये ऐसा ना करते, अगर ये यूरोपियन यूनियन के अंदर जाके अपना प्लांट वगैरह ना लगाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जिस भी यूरोप कंट्री को इन्होंने सेल करनी होती थी, तो फिर इनको डिफरेंट टैक्सेस का सामना करना पड़ता, और कंज्यूमर तक इनकी चीज़ जो है बहुत महंगी पहुंचती। इस वजह से जो है इनको नुकसान होता है। लिहाजा ये जो यूरोपियन यूनियन वगैरह हैं, ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो जो ब्लॉक्स वगैरह हैं, ये बहुत एक इन्वेस्टर के लिए जो है एक दिलचस्पी का पॉइंट रखते हैं। हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, ताकि उनका जो बिज़नेस है वो मज़ीद आगे ग्रो करे। उसके बाद एक्वायर स्ट्रॉन्गर डिफेंसिव एंड पॉलिटिकल पोस्टर, ठीक है। ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने का मकसद सिर्फ यही नहीं कि आप लोग जो है इंटरनेशनल बिजनेस को जो है वो ग्रो करें, इसका एक ये भी मकसद होता है कि आप जो अपना जो है वो जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करें, जो आपका पॉलिटिकल पोस्टर है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। मिसाल देता हूँ आपको जी कि जो यूरोपियन यूनियन है,
ठीक है। उसका बनाने का एक मकसद ये भी था कि वो काउंटर बैलेंस कर सके, जो कि अमेरिकन स्टेट्स की तरफ से जो पावर है ना, उसको काउंटर बैलेंस कर सके। देखिए अमेरिका एक बहुत इन्फ्लुएंशियल जो है स्टेट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, जो कि मतलब एक सुपर पावर भी कहलाता है। अब इसका दूसरे कंट्रीज पे, दूसरे बर्रे आज़म पे एक असर है, ठीक है। हम इस असर को पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक महसूस कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो यूरोपियन यूनियन ने भी इस चीज़ को फेस किया कि अमेरिकन स्टेट्स का या अमेरिका का बहुत ज़्यादा असर है। तो उन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन बना ली, ठीक है। जब वो मुत्तहिद हो गए ना, जब वो मुत्तहिद हो गए तो अमेरिका की तरफ से जो एक असर था, एक इन्फ्लुएंस था, उसको उन्होंने काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की। अब सारे के सारे मिल गए हैं। अब जो यूरोपियन यूनियन जो मिल गए ना, इनमें अब फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो भी अब मूव हो रहे हैं। यानी कि अगर डिफेंस सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो असले वगैरह की चीज़ें हैं वो भी मूव होती हैं। यानी कि एक यूनिट बन गया यूरोपियन यूनियन। बिजनेस के हवाले से हम बात करें, इकोनॉमिक्स के हवाले से हम बात कर लें, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के हवाले से हम बात कर लें, या फिर डिफेंस सिस्टम के हवाले से बात कर लें, या फिर पॉलिटिकली हम बात कर लें, ये यूरोपियन यूनियन जो है एक यूनिट बन गया है। अब तमाम मामलात में जो है ये मतलब फेस करता है जितनी भी बड़ी ताकतें बाहर हैं उनको, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन बनाने का मकसद ये भी था कि इसका डिफेंस सिस्टम जो है इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, क्योंकि एक अकेला यूरोपियन कंट्री जो है वो अमेरिका को जो है उससे मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अब जो है 28 कंट्रीज मिल गए, या अब तो इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे मिलके जो है अमेरिका की पावर को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, और पॉलिटिकली भी जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। तो एक ये भी मकसद था ये इन ब्लॉक्स को बनाने का, ठीक है। अब ये बात जो मैंने स्टार्ट में की थी इन 1990 कि देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 50 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। 1990 की अगर हम बात करें तो उस वक्त 50 जो है इस तरह के एग्रीमेंट चल रहे थे दुनिया में। लेकिन आज अगर हम बात करें तो 400 प्लस जो है वो यूनियंस चल रही हैं दुनिया में एट डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पर जो है 400 से ज़्यादा जो है स्टेजेस जो है वो काम कर रही हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं मैनेजेरियल इम्प्लीकेशन के हवाले से, कि मैनेजेरियल इम्प्लीकेशन क्या होनी चाहिए रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के हवाले से। इंटरनेशनलाइजेशन इनसाइड द ब्लॉक है, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग द ऑपरेशन है, रीजनल प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग है, इंटरनेशनलाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक है, ठीक है। यानी कि मैनेजर की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैनेजर को कौन सी चीज़ें करनी चाहिए अगर वो समझता है कि वो एक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है या फिर किसी भी यूनियन का हिस्सा है। उसको सबसे पहले अपने ट्रेड बैरियर्स को जो है वो ख़त्म करना चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको सामने लाना चाहिए, ताकि लोग जो हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। और इससे उस डोमेस्टिक कंट्री जो है उसको भी फ़ायदा हो, और जो बाहर से आने वाला है जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको भी फ़ायदा हो, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग ऑपरेशन मतलब अब जो मतलब ऑपरेशंस होंगे ना, अब वो मतलब एक कंट्री अपने हवाले से नहीं देखेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी यूरोपियन यूनियन की कंट्री की बात करूँ, बेल्जियम की ही बात कर दो, बेल्जियम जो अब जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाएगा ना, वो सिर्फ बेल्जियम को देखते हुए नहीं बनाएगा, बल्कि बेल्जियम अब जो पॉलिसीज़ बनाएगा, जो तमाम चीज़ें डिज़ाइन करेगा, वो पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट को देखते हुए बनाएगा, ठीक है। तो तमाम मैनेजर्स जो है अपने स्ट्रक्चर्स को रीडिज़ाइन करेंगे, और एज़ अ होल जो है मतलब सबके इंटरेस्ट को देखते हुए पॉलिसीज़ बनाएँगे, ना कि सिर्फ अपनी फर्म को या अपनी कंट्री को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद रीजनल मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट्स मार्केटिंग आ जाती है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। रीजनल प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे जिस तरह से जब भी कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। वो डिफरेंट मार्केट्स में एक्सेस हासिल कर लेता है, उसका मार्केट का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। वो डिफरेंट मार्केट्स तक अप्रोच हासिल कर लेता है, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट्स जो है डिफरेंट इनसाइड द ब्लॉक जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट करता है, उसको उसका बिज़नेस बढ़ जाता है। तो इस हवाले से भी मैनेजर्स को जो है वो स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी पड़ती है कि किस तरीके से वो अपने डिफरेंट मार्केट्स को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर बात हर बंदा अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है। अगर उसको कोई ऐसी ऑप्शन मिल रही है, ठीक है, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स को उस हवाले से स्टैंडर्डाइज़ बनाते हैं, ठीक है। उनको पता होता है यार, बेल्जियम को पता है कि मेरे जो साथ वाला जो रोमानिया कंट्री है, ठीक है, ये दूसरे कंट्रीज़ है, वहाँ पे किस तरह की प्रोडक्ट्स जो है पसंद की जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे किस तरह से मार्केटिंग करनी। तो मार्केटिंग के हवाले से आपको पता है कि हर कल्चर में मार्केटिंग डिफरेंट तरीके से की जाती है। हर कल्चर का अपना हिसाब किताब होता है। हर जगह मार्केटिंग के टूल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मैनेजर ये चीज़ें देखते हैं कि अब हम जो है एक बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं,
और हमने अब यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनमें हमने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं, सर्विसेज़ बेचनी है जाके। तो उस तरीके से फिर वो जो है, उनके मुताबिक जहाँ पे उन्होंने चीज़ें सेल करनी हैं, वहाँ के लोगों का क्या म्यार है, वहाँ के लोग कौन-सी ज़ुबान समझते हैं, किस सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन-सी चीज़ें पसंद करते हैं, उनके मुताबिक जो है चीज़ें तैयार की जाएँगी, प्रोडक्ट्स तैयार की जाएँगी और उनकी मार्केट्स तक अप्रोच किया जाएगा। उनके हवाले से मार्केटिंग टूल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा और फिर इस तरह से चीज़ें मज़ीद वहाँ एक्सपोर्ट की जाएँगी और बिज़नेस को बढ़ाया जाएगा, ठीक है? उसके बाद कहते हैं जी, इंटरनेशनलाइज़ेशन फ्रॉम द आउटसाइड द ब्लॉक। इंटरनेशनलाइज़ेशन फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक से मुराद वही बात है जो एफडीआई की मैंने पहले बात की है। कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? ताकि वो मतलब उस यूनियन का फ़ायदा उठा सकें। अब हम एज़ अ पाकिस्तान अगर हम बात करें, तो हम यूरोपियन यूनियन का फ़ायदा नहीं उठा सकते जब तक कि हम अपना कोई प्लांट, अपनी कोई फैक्ट्री किसी यूरोपियन कंट्री में लगा ना दें, ठीक है? उस वक़्त तक हम उस यूरोपियन यूनियन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इंटरनेशनलाइज़ेशन का मतलब फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक यही है कि ब्लॉक से बाहर जो कंट्रीज़ हैं, वो इसका किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैनेजर ये सोचें कि हमने अपने बिज़नेस को बढ़ाना है, तो वो क्या करेंगे? वो अपना कोई प्लांट, अपनी कोई फैक्ट्री जो है किसी भी यूरोपियन कंट्री जो कि यूनियन का हिस्सा है, ठीक है? ऐसा यूरोपियन कंट्री नहीं जो कि यूनियन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ऐसा कंट्री जो कि यूनियन का हिस्सा है, वहाँ पे अपनी फैक्ट्री, वहाँ पे अपनी मिल जाके लगाएँगे, ताकि जब वो किसी यूनियन वाली कंट्री में मिल लगा लें, तो फिर वहाँ से उस लोकेशन से वो तमाम जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है, वहाँ पे अपनी एक्सपोर्ट कर सकें। और यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के बावजूद भी वो यूरोपियन यूनियन का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है? इसको कहते हैं जी इंटरनेशनलाइज़ेशन फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। So that's all about today's topic. If any question you people can ask now, thank you very much.